सिकंदर को लगा इस दुकान में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। उसे लगा उसे सांस नहीं आ रहा, सर जैसे चकराने लगा। वो कैसे बेखबर रह सकता है? तुमने आज मेरे मुंह पे कालक मल दी, अपनी माँ की तरह थे तुम। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि मेरी औलाद नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं, फारूक और अनीका का बाप हूँ। तुम और तुम्हारी बहन यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे लिए तुम दोनों मर गए, मेरी बला से जहन्नुम में जाओ। ये गंद की पोटली तहमीना ने मेरे मुंह पे ही मारी है, खास करके ये शेर दाऊद। जिंदगी अजाब कर दी है। सिकंदर ने अपनी आंखें जोर से बंद की। कब की बात है, उसने खुद को बमुश्किल संभाला और खुद को कंट्रोल करके आहिस्तगी से बोला, भाई जब आप बख्तावर की शादी के लिए तुर्की गए थे, पापा को लंदन में ही दफनाया। उन्हें स्टेज 4 ब्लड कैंसर था। सख्ती से मना कर दिया था कि उनकी मौत की खबर पाकिस्तान में ना जाए, क्योंकि आप खुश थे, आपकी खुशी खराब नहीं करना चाहते थे। हमने तो बहुत से लोगों को बताया ही नहीं था। पापा की वसीयत थी बहुत लोकी रखना सब, और पाकिस्तान में तो उनकी मौत की खबर जाए ही ना, कम से कम तब तक जब तक आप वापस नहीं आ जाते। मैं हैरान हूँ, 10 महीने हो गए, आपको पता नहीं? मुझे लगा आप खुद फ़ोन करेंगे तो आपसे अपना गम हल्का करूँगी। खुद तो हिम्मत नहीं बढ़ी। मैं जानती थी पापा को आप पसंद नहीं करते थे। सिकंदर ने सर हिलाया। उसकी हिम्मत नहीं थी मज़ीद खड़े होने की। उसका बाप जो उससे बेतहाशा नफरत करता था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। कम से कम फ़ोन करके 10-12 गालियाँ तो दे देता, कहता कि वो उसके बेटा बनने के काबिल नहीं है, ये सुन लेता। आखिरी मुलाकात जब उसकी लाहौर में हुई थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते रहे और उसकी बेटी को आहिस्तगी से कुछ कहकर मुड़ गए। हमेशा की तरह सिकंदर से मुंह मोड़ लेते थे। इरहा को उठाकर उसने अनीका के सर पे हाथ रखा और कहा, खुश रहो बच्चे, राब्ते में रहना। आई एम सॉरी भाई, पापा ने आपका जिक्र किया था, वो सच में बहुत शर्मिंदा थे, आपसे माफ़ी। अनीका फिर मुलाकात होगी। सिकंदर इरहा को लेकर यहाँ से निकल गया। जावेद बाहर आ गया तो उसने बेबी सीटर में उसे बिठाया और दरवाज़ा बंद करके बिना सोचे समझे पैदल चलने लगा। जावेद हैरान रह गया, ये सर कहाँ जा रहे हैं? सर कहाँ जा रहे हैं? तुम जाओ जावेद, मैं आ जाऊँगा, सर्द लहजे में कहते हुए वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। हदीद आलम ने इतनी बड़ी खबर छुपाई, वो अपनी तदफीन में बुलाने के भी काबिल नहीं समझते थे उसे। वो वाकई मर गया था उनके लिए। उसने अपने बाप के हवाले से कोई उम्मीद नहीं रखी थी, तो आज उसको तकलीफ़ क्यों हो रही थी? अम्मी, पापा कितने हैंडसम हैं। 6 साला शेरू अपनी माँ से बोला जो उसको शर्ट पहना रही थी। हाँ, शेरू के पापा तो बहुत हैंडसम हैं, शेरू भी उन्हीं की तरह है, मगर पापा तो मुझे पसंद नहीं करते अम्मी, मैं बहुत कोजा हूँ। माँ 1 मिनट के लिए रुक गई। सूफ़ी जो होमवर्क कर रही थी एकदम उसे देखने लगी। शेरू और कोजा? मैं क्या सुन रही हूँ? इतना खूबसूरत तो है मेरा भाई, पापा से भी ज़्यादा, मगर मुझे पापा की तरह बनना है, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और वो ब्लैक सूट पहनकर लॉयर बनना है। तहमीना अपने बेटे की बात पे हंस पड़ी। ये कहाँ से लफ्ज़ सीखे मेरे शेरू ने? अच्छा, मेरा बेटा वकील बनेगा, मगर मैं तो सोच रही थी कि तुम आर्मी में जाओगे। नहीं, मैं पापा बनूंगा। सूफी मुंह पे हाथ रखकर हंसी। बुद्धू, पापा बनने के लिए वकील थोड़ी बनते हैं, इसके लिए तो शादी करनी पड़ती है। सिकंदर ने नम आंखों से सामने चलती गाड़ी को देखा। पहले माँ गई, फिर बहन और अब बाप। बाप उसका नहीं था, मगर कुछ तो रिश्ता था। वो उन्हीं की वजह से तो इस दुनिया में मौजूद था। किस्मत बड़ी बेरहम है, आपको सब कुछ नहीं देती। वो मांग भी नहीं रहा था। उसे पता था उसका बाप उसे अपना बेटा नहीं मानता, मगर उनकी मौत सोचकर ही तकलीफ़ क्यों हो रही थी। किस्मत सब कुछ ना देने के साथ लेती भी बहुत कुछ है, जैसे पैसे, रिश्ते, शोहरत, मोहब्बत, खून, मतलब हर चीज़ आपसे किसी चोर की तरह छीनती भी है। उसे किसी से बात करनी थी, वरना वो पागल हो जाएगा, मगर वो किससे बात करे? किसी को रोकर अपना गम बताए। वो थक गया था। बाप जाते साथ साथ उसके साथ ज़्यादती करने नहीं बोला था। वो उसके पैदा होने से लेकर अब तक उसके साथ ज़्यादतियाँ ही किया करते थे। क्यों किया आपने ऐसा? इतनी नफरत थी मुझसे? उसका दिल रो रहा था, मगर उसका चेहरा खुश्क था। वो पार्क की तरफ गया और चेयर पे जाके बैठ गया। अपनी दवाई का पैकेट निकाल कर उसने एक गोली निकाली और मुंह में डाली। फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई। 2 बेल के बाद किसी की आवाज़ सुनकर वो बोला, थाने जाना क्यों छोड़ दिया जमाली? उसकी आवाज़ काफ़ी भारी और गंभीर थी, उसमें शोखी कहीं नहीं थी,
बस क्या करें, एक कमीना यहाँ से भाग गया जो वहाँ रौनक बख्शता था। उस शैतान के जाने के बाद मुझे सब कैदी पारसा लगने लगे। जमाल अजीम ठंडी आह भर कर कहने लगे, भागा हूँ, मरा तो नहीं, तैयार रहो, किसी भी जुर्म की बिना पे आ सकता हूँ। सिकंदर ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी खोखली थी। बुराई इतनी जल्दी मरा नहीं करती। जमाल अजीम के दिल को कुछ हुआ, मगर उन्होंने बड़ी ही मजबूती से कहा, हाँ वाकई, मगर कुछ बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं इस अजीम बुराई का खात्मा करने। भा मुझे मायूस नहीं करेगा यार, मेरे बाप को हदीद आलम की बजाय जमाल अजीम होना चाहिए था। उसकी आखिरी बात सुनकर जमाल अजीम चुप हो गए। क्या हुआ है सिकंदर, तुम ठीक तो हो? उन्हें सिकंदर ठीक नहीं लगा। जमाली, मैं क्या तुम्हारा बेटा बनने के काबिल नहीं हूँ? सिकंदर ने हंसते हुए अपने पैरों को घूरा। कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मेरे शेर हो, मेरे यार हो। क्या हुआ है बेटा? उनके बेटा कहने की देर थी सिकंदर की आंखें जलने लगी। मैं सब कुछ बन गया जमाली, बस बेटा नहीं बन सका, एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। सिकंदर की आवाज़ मज़ीद सख्त हो गई। जमाल अजीम को वो अपनी आवाज़ से बड़ा और जज्बात से किसी छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। मेरे बाप, काश तुम होते मेरे यार, तो तुम मुझे सीधा कर देते। मुझे हदीद आलम का बेटा क्यों होना था? सिकंदर ने आंखें ज़ोर से बंद की और दाढ़ी पे आदत से मजबूर हाथ फेरा। जमाल अजीम कुछ देर खामोश रहे, खामोशी से उसकी बात सुनी, उसकी तकलीफ़ को महसूस किया जो वो उनसे बड़ी मुश्किलों से छुपा रहा था। सिकंदर ने अपने नाक के कोने को दबाया और कहा, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि हदीद आलम मेरे कंधे पे हाथ रखेंगे और कहेंगे कि उन्हें फ़ख्र है कि मैं उनका बेटा हूँ। झूठ ही सही, मगर कहेंगे ज़रूर। मगर सोच को ही ये बात हज़म नहीं होती तो हकीकत को कहाँ जाकर होनी थी। उसे कदर नहीं थी सिकंदर तुम जैसे हीरे की। सिकंदर हंस पड़ा। जमाली यार, तुम तो ना कहो ये, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कुछ भी हूँ मगर हीरा नहीं। उसने कहते हुए अपना सर ज़ोर से झटका। हीरे को अपनी कदरों कीमत का अंदाज़ा नहीं होता सिकंदर, उसके कदरदान को होता है। और तुम ना सिर्फ मेरे लिए अनमोल हो, बल्कि रिमशा, बख्तावर, इरहा, हदात, हनान, बल्कि हम सबके लिए अहम हो। सिकंदर चुप हो गया। मेरे बेटे मेरी कदर नहीं करते सिकंदर। जिस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो मुझे छोड़ कर चले गए। आया वो पास हों या दूर, मगर मेरा कंधा कभी नहीं बने। जब उनकी मर्ज़ी हुई, जब उनको सहूलत हुई, तब मुझसे मिलने आए, वरना फ़ोन भी करना गवारा नहीं करते थे। मेरे दोनों भाई अपनी दुनिया में मगन हो गए। हदात से मुझे कोई गिला नहीं, वो बेबस था। सब कुछ तो छिन चुका था उससे, करियर, आँख, एक नई ज़िंदगी जो वो शुरू करने जा रहा था, रिश्ते, दोस्त। खैर, मैं अपनी बात कर रहा था कि भाइयों के साथ मैं अपनी बहन और जिगरी दोस्त से भी दूर हो गया। तो उस वक्त कौन था मेरा खून जलाने? लाहौर का मशहूर गुंडा सिकंदर भा, जो मेरी सोच कहीं जाने ही नहीं देता था। मैं तो उस दुखी कहानी में काफ़ी अरसे बाद आया था। वाकई में बहुत अकेले थे तुम। जब भी आए गोले बरसा के आए। हनान बेशक मेरा बेटा है सिकंदर, मेरी इज़्ज़त करता है, मुझे अपने बेटों से ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत देता है, मगर वो फिर भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। जाहिर है वो मेरा यार है। सिकंदर हनान को सोच कर मुस्कुराया। और मेरे यार तुम हो। तुम्हारा काम मेरा खून जलाना है, ना कि अपना। हदात को अपनी आँख वापस मिल सकती है, मगर इसकी ज़रूरत किसी ने महसूस नहीं करवाई, तो वो ऐसे ही खुश है। बख्तावर को हर मोड़ पर अपने माँ बाप और बहुत से रिश्तों की अशद ज़रूरत थी, मगर तुमने अपने वजूद से उसे उस तरफ सोचने ही नहीं दिया। कभी ज़िंदगी में कहा उसने कि मामा मुझे अम्मी चाहिए या अब्बू? वो ठीक कह रहे थे। बख्तावर ने कभी कहा ही नहीं कि उसे अम्मी या अब्बू चाहिए। गुस्से में भी उसने ये नहीं कहा कि अगर आज उसकी माँ होती या बाप तो ये ना होता। वाकई सिकंदर उसका सब कुछ था। रिमशा जिस माहौल में पली बढ़ी, वहाँ आज़ादी थी मुकम्मल तौर पर, एक पाबंदी नहीं थी उस पर। मगर अब जब से वो तुम्हारी बीवी बनी है, एक दफ़ा भी उसने कहा कि सिकंदर वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती, जहाँ हर मोड़ पे हर पल ख़तरा ही ख़तरा है, जहाँ उसे अपने माँ बाप और बहुत से रिश्तों से दूर रहना पड़ेगा। वो कहीं भी बिना हिफाजती इक़दामात के बगैर जा नहीं सकती। ये दुनिया है सिकंदर, यहाँ सब कुछ नहीं मिला करता। वो उसकी बदकिस्मती थी कि वो अपने आखिरी वक्त में तुम्हें नहीं बुला सका। मैं कितना स्टूपिड साउंड कर रहा हूँगा जमाली। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं गैंगस्टर हूँ। तुम गैंगस्टर से पहले इंसान हो। इंसान जज्बाती हो जाता है, खासकर ऐसे मौके पे। वो भंगड़े डालने से तो रहा। सिकंदर मुस्कुराया। वो पीछे होकर इर्द गिर्द देखने लगा। क्या ख्याल है फिर, उसके जाने की खुशी में एक पार्टी न रखें? बकवास करा लो तुमसे, अब इतना भी बेहिस होने को नहीं कहा। मैं तो ऐसा ही हूँ। उसने कंधे उचकाए।
खैर अब इतने कमीने नहीं हो, कहाँ हो इस वक्त और क्या प्रोग्रेस है? सिकंदर उन्हें तफसील बताने लगा और फिर छोटी मोटी नोक झोंक के बाद जमाल अजीम ने उसे ख्याल रखने को कहा और फिर सिकंदर ने फ़ोन बंद कर दिया। सिकंदर ने हाथ रगड़े और सामने गुलहरी को देखा जो तेज़ी से उसके सामने से गुजरकर कोने वाले दरख्त पे चढ़ने लगा। सिकंदर उस वक्त को सोचने लगा जब उसने आखिरी दफ़ा हदीद आलम को देखा था। ये 1 साल पहले की ही बात थी शायद, जब हदीद आलम फ़ारूक के साथ कैश एंड कैरी आए थे। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लेनी थी और फ़ारूक ने अपना कोई सामान, हालांकि फ़ारूक ने मना किया था कि वो ना चले उसके साथ, वो खुद ही ले आएगा, मगर उनका दिल घबरा रहा था और वो कहीं बाहर निकलना चाहते थे। फ़ारूक ट्रॉली घसीटते हुए जूस सेक्शन में आ गया और हदीद आलम को अपने रेज़र चाहिए थे तो वो दूसरी तरफ बढ़े। जब किसी की आवाज़ पे वो चौंक उठे। उन्होंने रुक कर उस तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। हदीद आलम उसको देखने लगे। ये शेर दाऊद सिकंदर ही था। नहीं, ये कोई और ही लग रहा था। ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस बेबी कैरियर की मदद से उसके सीने से लगी 7-8 माह की बच्ची के हाथ पकड़े सीटी पे कोई धुन बजाता कुछ बोल रहा था। मेरी अरू क्या खाएगी? बाबा की तरह सेब वाला जायका पसंद है ना प्रिंसेस? वो बेबी फूड के सेक्शन में खड़ा इरहा के लिए बेबी फूड देख रहा था। ग्रीन फ्रॉक में मलबूस घुंघरियाले बालों वाली बच्ची अपनी हाथ और टांगे हिलाते हुए खिलखिला रही थी। बब्बा, हाँ मेरी जान, बाबा को बताओ ना क्या खाओगी? आज तो जाई भी छुट्टी पे गया है, वरना वो बता देता। हाँ अरू, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो बच्चों वाला। फ़ारूक की नज़र बाप पे पड़ी तो सीधा यहाँ आया, लेकिन सिकंदर पे नज़र पड़ते हुए वो चुप हो गया। यार, रे ऑफ सनशाइन सब्ज़ी वाली फ्लेवर कह रही थी, जबकि अरू को तो दूसरा। सिकंदर ने झुककर बोतल उठाते हुए एकदम कन अखियों से किसी को देखा तो वो भी रुक गया। हदीद आलम ने फ़ौरन अपनी नज़रें फेरी, लेकिन बेइख्तियार उस नन्ही सी जान पे नज़र पड़ गई जो यकीनन सिकंदर की बेटी थी। तो सिकंदर बाप बन गया। सिकंदर ने हदीद आलम के साथ फ़ारूक को देखा तो उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट आई। चलें डैड। फ़ारूक सिकंदर के मुंह नहीं लगना चाहता था तो उसने बाप को कहा और चल पड़ा। ओह, तो एक्स जस्टिस हदीद आलम लाहौर में क्या कर रहे हैं? वो अपनी बेटी के बालों पे हाथ फेरते हुए बोला। इरहा ने हाथ उठाकर सिकंदर की उंगली पकड़ने की कोशिश की। हदीद आलम ने उसे अजीब नज़रों से देखा। खैर से बेटी वाले हो गए हो? सिकंदर की आंखें एकदम चमक उठीं। बेटी वाला तो मैं पहले से ही हो गया था, चाहे वो बाप के रूप में हो या मामा के। खैर हाँ, खुशी तो हुई नहीं होगी आपको, जाहिर है मेरे जैसा बेटा जो नहीं हुआ। हदीद आलम ने देखा वो काफ़ी मुख्तलिफ रूप में दिखाई दे रहा था। अब चेहरे और ज़बान में वो तल्खी और सख्ती नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। सिकंदर ने इरहा के बालों में हाथ फेरा। ये देखो अरू, जानती हो ये कौन है? ये आपके दादा हैं, लेकिन इन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा तो आप इन्हें अंकल कहो, सिकंदर ने इरहा को कहा। हदीद आलम ने उस बच्ची के मासूम सी शक्ल देखी जो मज़े मज़े के मुंह बना रही थी। बिल्कुल सिकंदर की कॉपी थी। दिल में उस बच्ची को ढेरों दुआएं देते वो चल पड़े। उनकी हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। सिकंदर उनको देखकर कुछ कहने ही लगा था, मगर वो मुंह फेरे चल पड़े थे। 1 मिनट के लिए वो साकित हो गया, फिर दूसरे मिनट वो मुस्कुराया। हार्टलेस मैन है अरू। इस खूबसूरत सी जान से अगर कोई पिघल नहीं सका तो समझो उसके पास दिल ही नहीं है। मेरी प्रिंसेस, चलो आज बाबा सारे फ्लेवर लेते हैं, मिल के ट्राई करते हैं। बाबा बो फो। सिकंदर एकदम होश में आया जब उसने देखा ज़रा सा मौसम खराबी की वजह से अंधेरा हो गया था। वो उठ खड़ा हुआ और चलने लगा और ख़ुद से कुछ गुनगुनाने लगा। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलकर बड़े से रूसी गार्ड ने मेगन को अंदर जाने का इशारा किया। मेगन बैकलेस ड्रेस में अपने गीले बालों समेत बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। देखने में लग रहा था जैसे सीधा शॉवर लेकर वो तैयार होने ही लगी थी जब उसके बुलावे पे ज़बरदस्ती उसे यहाँ लेकर आए। आप अंदर जाएं, बॉस आते ही होंगे। मेगन उसे तेज़ नज़रों से देखती रही, फिर सर झटक के बोली, अब कल का इडियट आज सबका बॉस बन गया। अंग्रेज़ी में बुड़बुड़ाते हुए वो अंदर घुसी। उसके अंदर घुसते ही वो शख्स दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी लाइब्रेरी का जायज़ा लेने लगी। बुक्स को देखकर गहरा सांस लेती वो खिड़की के करीब आई और बाहर के नज़ारे को देखने लगी। वो अंगूठा अपने होंठ पर रखती सोच में पड़ गई।
فائٹنگ رنگ سے نکل کر وہ تیزی سے یہاں نکلا۔ اکثر فائٹر اپنی جیت کا جشن منانے کی خاطر تھوڑی دیر رکتے تھے۔ اپنی قسم کی شوخیاں انہوں نے ضرور مارنی ہوتی تھی، مگر وہ بے حد مختلف تھا۔ خاموشی سے اپنا کام کر کے یہاں سے دور جانا جاتا تھا۔ اسے اپنی اہمیت کا اندازہ بول کر نہیں لگانا پڑتا تھا۔ وہ اپنی خاموش اور سرد آنکھوں سے لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دیا کرتا تھا۔ اسے تو کچھ سائلنٹ کلر یعنی خاموش قاتل کہتے تھے۔ پیچھے لوگ اس کے نام پہ نعرے لگا رہے تھے اور وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں جانے لگا تھا کہ براٹ کے آدمی نے اسے روک لیا۔ آرام کرنے کے بجائے پہلے ایڈ لے لو، آج کافی کٹس پہلے ایڈ لے لو، آج کافی کٹس لگے ہیں۔ ڈیمن نے اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اپنے کمرے کا دروازہ پورا کھول کر گھسا اور بے انتہا غصے سے اس نے دروازہ بند کیا۔ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بوتلوں کے سیکشن میں آیا اور ایک کا کیپ کھول کر اپنے زخموں پہ ڈالنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اس کا جسم ابھی تکلیف سے جل نہ رہا ہو۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے سگریٹ کا پیکٹ اور فون اٹھایا اور صوفے پہ جا کے بیٹھا۔ کسی کو کال ملا کر وہ ساتھ سگریٹ بھی سلگانے لگا۔ گہرا کش لیتے ہوئے وہ گلا کھنکھار کر بولا، تم ابھی تک سوئی نہیں بخت؟ نیند نہیں آ رہی ماما؟ 6 سالہ بخت کی بات پہ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ ماما آج لیٹ ہو جائیں گے بچے، آپ کو پتہ ہے نا؟ چلو جلدی سے اپنا بیر پکڑو اور بستر پہ لیٹو۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ آ جاؤ نا، میں نے بہت اسکیری سا مین دیکھا، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ سکندر ایک دم چونک گیا، پھر ایک دم سوچ کے کھڑا ہوا۔ وہ اسکیری مین نہیں ہے بخت، وہ تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہے، لیکن کیا وہ تمہارے کمرے میں آیا؟ سکندر کا آخری جملے کے پیچھے ہمیشہ ڈر چھپا ہوتا تھا۔ نہیں، بس روم کھول کر چیک کیا، پھر بند کر کے انہوں نے لاک لگا دیا۔ ماما کیا انہوں نے مجھے قید کر لیا ہے؟ سکندر نے شکر کا سانس لیتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ اس کا ارادہ شاور لے کر اب سیدھا گھر جانے کا تھا۔ نہیں میری جان، اب بالکل سیف ہو، ماما کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چلو جلدی سے آنکھیں بند کرو اور گنتی گنو 100 تک، ماما اسی وقت حاضر ہو جائیں گے۔ 1 2 100۔ ماما آپ کیوں نہیں آئے؟ سکندر اس کی بات پہ مسکرا اٹھا۔ وہ بے حس آدمی اگر مسکراتا تھا تو اس چھوٹی کی ادا پہ۔ آپ بس آنکھیں بند کرو، میں بس آتا ہوں ٹھیک ہے، ورنہ ماما آپ کو پلے لینڈ نہیں لے کر جائیں گے۔ اوکے اوکے، میں آنکھیں بند کرنے لگی ہوں۔ سکندر نے فون بند کیا اور شاور لینے کے لیے واش روم میں گیا۔ باہر آیا تو ٹاول سے اپنے بال رگڑتا ایک دم ساکت رہ گیا۔ گرے سن ڈریس میں ملبوس وہ اور کوئی نہیں بلکہ میگن تھی، جو وقت کی تصویر اٹھائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کے باہر نکلنے پر وہ مسکرائی پورے دانتوں سمیت۔ تمہاری کزن بہت پریٹی ہے ڈیمی۔ سکندر نے دانتوں کو زور سے پیسا اور بے انتہا غصے سے ٹاول صوفے پہ پھینکا۔ میگن کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ بخت اس کی بھانجی ہے۔ تم کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ اس کی آواز میں سرد مہری کی بجائے عجیب سا کٹیلا پن تھا۔ اس کے بعد پہ میگن آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، اوہ کم آن ڈیمی، میرے گرینڈ پا کا کلب ہے، میں بھلا کیوں کسی کی اجازت لے کے ہر جگہ آیا یا جایا کروں گی؟ سکندر کے جبڑے بھنج گئے۔ میں بڑے ہی تحمل مزاجی سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ سکندر نے نظریں دوسری طرف کرتے ہوئے کہہ کر میگن سے وقت کی تصویر لی، اور آئندہ میری جگہ پہ آنے کی جرت بھی مت کرنا۔ میگن کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ تمہارا رویہ واقعی کاپو یا باس والا ہے۔ سیڈ، تم بس ہمارے فائٹر اور غلام ہو، یقین کرو مجھ سے دوستی کر لو، بہت فائدے ہوں گے تمہارے۔ سکندر اب کی بار ہنسا، بڑی زہریلی ہنسی تھی، پھر اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ ایک دم میگن کو عجیب سا احساس ہوا ان آنکھوں کو دیکھ کر۔ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، تم سب لوگوں کی ہستیوں کو منٹوں میں مٹا کر یہاں کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ مجھے باس بننے کے لیے یہ اوچھی حرکتوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اب یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ اور واقعی وہ اپنی بات پہ پورا اترا تھا۔ براٹ سے بڑا باس جو نہ صرف پورے روس پہ حکمرانی کرتا تھا بلکہ ایک ملک میں اس کی اپنی بادشاہت تھی، اس کی ہستی کو مٹا کر اس نے اس کی جگہ لے لی۔ تم کیا واقعی اس سے نفرت کرتی ہو؟ سٹک کو تھامے دروازے پہ مارتا وہ میگن کو سوچ کی دنیا سے نکالتے ہوئے بولا۔ میگن نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا اور تیزی سے بولی، اس وقت تو مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ 3 دن بعد مجھے اپنے پاس بلانے کا کیا مقصد تھا؟ سمپل میری جان، کچھ بزنس تم سے نپٹانے ہیں، آؤ بیٹھو۔ سٹک کی مدد سے وہ چلتا اپنی کرسی کی طرف آیا، اور یہ بزنس نپٹانا تمہیں پورے 3 دن بعد یاد آیا؟ وہ کرسی پہ بیٹھا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنسا۔
तुम्हें सांस लेने का टाइम दिया है। इतनी बड़ी तस्वीर को देखकर तुम बेचारी बेहोश हो गई। इतनी बड़ी खबर के लिए तो मेंटली तैयार होना था ना। मेघन उसकी तरफ आई और टेबल पे दोनों हाथ रख कर वो दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें पूरे जहान में भी किसी से मोहब्बत होनी थी तो उससे। हाँ, सारी लड़कियां मर गई थी क्या जो तुम्हें वो नजर आई? वो मुस्कुराते हुए अपने लिए ग्लास में जैक डालने लगा और बोला, तो किससे मोहब्बत होनी चाहिए थी? तुमसे। वो ग्लास होंठों की तरफ लेकर जाते हुए बोला। मेघन के चेहरे पे घिन वाले तासुरात आए। प्लीज़ मुझसे तो ना ही करना मोहब्बत। तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं थी जे? तो फिर सबको ठोकर मार कर उसे क्यों चुना? मोहब्बत हो गई, इस पे मेरा इख्तियार नहीं है। मेघन ज़बरदस्ती मुस्कुराई, वो भी कापू की बीवी से। वाह, उसी की बीवी से ही क्यों होनी थी? चलो मान लेते हैं कि वो बहुत हूट परी होती, उसकी खूबसूरती मर्द को क्या औरत को भी अपनी तरफ खींचती, मगर उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। बड़ी आम सी टिपिकल लड़की थी जो तुम्हें भाग गई, जबकि तुम किसी भी लड़की को हासिल कर सकते हो। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। वही तो, मैं सबको पा सकता हूँ मगर उसे नहीं। यही तो सबसे बड़ी ललकार है। वो उसकी बीवी है। अगर किसी और की होती तो शायद खास ना होती, मगर वो उसकी बीवी है। उसकी अजीब बात पर मेघन कुर्सी पे बैठी। तुम करना क्या चाहते हो? सिकंदर को मारकर उसकी बीवी हासिल करना चाहते हो, क्योंकि इसी तरह ही उसे पा सकते हो, वरना तो ऐसे वो तुम्हें मार देगा। बहुत से लोगों की हस्ती मिटाकर वो कापू बन गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। मैगी डार्लिंग, कुछ भी कह लो, है तो इंसान ही, और उसकी बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो बेटी की सूरत में हो या उसकी भांजी की सूरत में। वो ग्लास के कोने में उंगली फेरता सर्द लहजे में बोला, उसने मुझे 3 साल कैद में रखा। क्या समझते हो ये तरीके मैंने नहीं इस्तेमाल किए? बेकार है। वो जंगली जानवर है, अपने रिश्तों के मामले में तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा आगे है। तुम उससे वाकई नफरत करती हो ना? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, उसकी तरफदारी नहीं कर रही। मुंह की खाओगे? कच्चे खिलाड़ी हो तुम मेघी। मैंने इतने बरस खामोशी से इसलिए नहीं गुजारे कि मैं उससे डरता था, बल्कि मैं खुद को तैयार कर रहा था ताकि उसके बराबर आ सकूं, उसकी कमज़ोरियां इकट्ठी करूं। अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा था और मेरे लिहाज से ये बेहतरीन वक्त है। उसने दराज खोला और एक खाकी पैकेट निकाला। ये तुम्हारी बेटी की डिटेल्स, सही सलामत अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अगर चाहती हो फिर से दोबारा उसके साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो तो फिर मेरी मदद करो। मेघन एकदम तेज़ी से पैकेट लेने लगी तो उस शख्स ने पैकेट पीछे किया। क्या चाहते हो तुम? मैं आखिर क्या कर सकती हूँ? खुद को कैद से निकाल ना सकी, उस डाइन को मार ना सकी, सिकंदर को पा ना सकी, तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? बहुत कुछ कर सकती हो। तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरा साथ दो बस, सिंपल। फिर मेरा प्लान सुनना, उसके मुताबिक हम अपना काम करेंगे। मेघन सीने पे बाजू लपेटे उसे देखने लगी, फिर पीछे होकर टांग पर टांग रख के बोली, एक बात बताओ, मुझे इतनी आसानी से कैसे निकाला? कुछ भी हो जाए, उसके आदमी बहुत ईमानदार हैं और उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो गए हो। कैद में रहकर काफ़ी अक्लमंद हो गई हो। वेरी गुड, ये दिमाग आगे जाके बहुत काम आएगा। उसने दराज से एक और पैकेट निकाला और उसमें से तस्वीर निकालकर उसके सामने रखी। मेघन ने उस तस्वीर को देखा मगर उठाया नहीं। अब ये कौन है? इसी ने तुम्हें जेल से निकालने में मदद की है और ये आदमी मेरी मंजिल तक पहुंचने में भी मदद करेगा। अब वो चौंक कर करीब से उसे देखने लगी। देखने में बड़ा जाना पहचाना लगता है, मगर मैंने इसे कभी देखा नहीं है। शरीफ भी लग रहा है और डरावना भी। बहुत अहम आदमी है, इसके बिना तो मैं कुछ कर ही ना पाता। तुम्हें कहाँ से मिला और ये हमारी मदद क्यों करना चाहता है? कोई किसी की मदद क्यों करता है मेघी? अपने मफाद के लिए? बिल्कुल, तो इसके पीछे भी बड़ा मफाद है। क्या तुम उसे पैसे दे रहे हो? ओ नो, पैसे की खातिर बहुत से लोग देर से सही मेरा काम कर ही देते। अपने बाप की मिसाल देख लो, कैसे बोंगे शार्प शूटर उठाए जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो तुम्हारा मकसद उसको मारना नहीं है? मारना तो बड़ा आसान सा काम है, अजियत देने का अपना ही मज़ा है। उसका फेवरेट मैडिसन है जो वो सबको खिलाता है, मैं उसी का मैडिसन उसे ही खिलाऊंगा। तो तुम्हें उसकी बीवी से मोहब्बत नहीं है? वो अब खामोश रहा। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उसको बदले में क्या दे रहे हो? जानकर क्या करोगी? जानना ज़रूरी है, वरना मैं मदद नहीं कर रही। मुझे उसे हासिल करना है, उसे अपना बनाना है। तो हाँ, उसे मोहब्बत कह सकते हो। तो वो तुम्हारी एक और डॉल में से है जिससे तुम खेलना चाहते हो, राइट? मैं सिकंदर की गुड़िया को तोड़ना चाहता हूँ। अब उसके लहजे में दुनिया जहान की नफरत थी। मेघन कुछ सोचती रही, फिर एकदम होठों पे 2 उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराई।
तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मामू, कुछ पता लगा? ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन सा दौरा पड़ा है इन्हें? हदाद शॉप से निकलकर इधर उधर देख रहा था तो बोला, रिलैक्स मिशी, यहीं कहीं होगा। मुझे हैरत जावेद पे हो रही है कि उसने इतने आराम से बिना वजह जाने क्यों दिया। मैंने अभी अच्छी खासी सुनाई है उन्हें, ऊपर से अरू की बातें मुझे डराने पे मजबूर कर गईं। उसने कहा पापा किसी लड़की से मिले हैं, उसे सी कह रहे थे। अब ये सी क्या वाला है? या अल्लाह, शेरू ने मुझे आजमाना क्यों होता है? तौबा मिशू, उससे ज़्यादा तुम मुझे डरा रही हो। यहीं कहीं होगा, कान पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगा ताकि तुम अपना सारा किंग फू उस पर आजमाओ। मामू, मजाक की बात नहीं है, मुझे डर लग रहा है। वो बेहद परेशान रहते हैं, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं थी। हदाद गाड़ी में बैठा और दरवाज़ा बंद करते हुए सीट बेल्ट बांधते हुए बोला, वो और परेशान नहीं बच्चे, वो सबको परेशान करता है, खुद कभी परेशान नहीं होता। वक्त उठी अब तक नहीं सो रही है। हैरत है, मामा के गायब होने का सुनकर वो अभी पागलों की तरह टहल रही थी, फिर एकदम उसे नींद आ गई और सो गई। 1 मिनट मामू, आपने कुछ किया है? मैं अपने कान नहीं पका सकता था, ना सिकंदर दाऊद नामा सुन सकता हूँ। मामा मामा नहीं, तौबा, ये लफ्ज़ ही बुरा लगने लगा है। मामू, आप बहुत मीन हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उसके लहजे में हैरत के साथ हल्की सी नागवारी भी थी। अच्छा भाई, ला रहा हूँ, सब्र करो। तुम अरू को देखो, कहीं आपी को जगा ना दे। वो तो अपनी गन प्रैक्टिस में लगी हुई है, तो मदद करो। उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए इर्द गिर्द शॉप्स, ओपन रेस्टोरेंट को एक नज़र देखा। कहीं बार में तो नहीं होगा रिमशा? नहीं मामू, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने उस हराम शय को मुंह नहीं लगाया। राम मम्मी शय, इरहा के पीछे से आवाज़ आई। हदाद ने एकदम ब्रेक लगाई। मिल गया तुम्हारा अजीज़ शौहर, वो सामने पार्क नुमा रेस्टोरेंट में है, मैं अभी उसे सीधा करके आता हूँ। रिमशा आगे से कुछ कहने लगी, हदाद ने फ़ोन काट दिया। हदाद ने गाड़ी पार्क की और तेज़ी से उतरकर रेस्टोरेंट गेट की तरफ बढ़ा। सिकंदर लेमन जूस का सिप लेते हुए इर्द गिर्द नज़ारे को देख रहा था। कोई उसके सामने खड़ा हुआ। वो समझ गया कि कौन आया है, मगर उसने फिर भी सर नहीं उठाया। पूछ सकता हूँ, अपना फ़ोन बंद किए? ये नाकाम आशिक जैसी शक्ल बनाए यहाँ क्या कर रहे हो? एक वेटर आया, उसने सिकंदर का मैक्सिकन स्टीक रखा। सिकंदर उस स्टीक से निकलते हुए धुएं को देखता रहा, फिर उसने कांटा उठाया, मगर सिर्फ पकड़ने के लिए। कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, और तुम यहाँ बैठे हो। पता है रिमशा और वक्त की कितनी जान निकल गई थी। सिकंदर, सुन रहे हो? सिकंदर ने सर ऊपर उठाया, मगर गुस्सीले से हदाद को कोई जवाब नहीं दिया। हदाद ने उसकी खाली आंखें देखी तो चौंक गया। वो उसके सामने बैठने की बजाय घुटने के बल झुका और अपनी थोड़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, कोई चीज़ परेशान कर रही है? सिकंदर ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम चुप हो, ये नॉर्मल बात नहीं है सिकंदर। सिगरेट है? सिकंदर ने हदाद से पूछा। फ्रीक्वेंटली तो नहीं पीता, मगर हाँ है। हदाद ने अपने कोट से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला और उसे दिया। सिकंदर के साथ आज अरू थी, इसलिए उसने अपने पास पैकेट नहीं रखा था। सिकंदर ने सिगरेट सुलगाई। बैठ जाओ, लोग गलत मतलब लेंगे। सिकंदर की बात पे हदाद मुस्कुराया। मगर तुम तो मेरे आशिक हो, तो जो मतलब लेंगे सही लेंगे। सिकंदर ने उसे आंखें दिखाई, मगर कुछ कहा नहीं। यहाँ क्यों बैठे हो? रिमशा को इत्तला तो दे दो। तुमने दे दी है, काफ़ी है। सिकंदर बेपरवाही से कश लेते हुए बोला। वो गर्मा गर्म स्टीक को देख ही नहीं रहा था। हदाद हैरत से उसे देखने लगा। कोई संजीदा बात थी, बिना सोचे समझे उठा और सिकंदर को खींच कर गले लगा लिया। तुम्हारी आंखें कह रही हैं जैसे तुमने कुछ खो दिया है। सिकंदर ने उसे अलग करना चाहा, मगर उसकी बात पे साकित रह गया। फिर बोला, जो चीज़ आपकी अपनी हो उसके खोने पे गम होता है, जो चीज़ आपकी अपनी ना हो उसके खोने का क्या गम? कैसा गम? क्या हुआ है बड़ी, बताओ तो। सिकंदर ने गहरा सांस लिया, फिर उसकी पीठ थपक कर अलग हुआ। आज आज़ाद हो गया हूँ। तुम खाओगे स्टीक? यहाँ बेहतरीन हलाल फूड मिल रहा था, सोचा ये ट्राई करूँ। हदाद उसके साथ बैठा और यूएसबी को जल्दी से अपने कोट के जेब में डालकर अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, वक्त ने काफ़ी मर्तबा खाया है, मैंने टेक अवे एक दफ़ा ट्राई किया था। वक्त अकेले यहाँ आई है? उसने सिगरेट बुझाकर कांटा और छुरी उठाई और स्टीक के टुकड़े करने लगा। नहीं, दोस्तों के साथ।
रिमशा को कॉल कर लो, वो बहुत परेशान हो रही थी। तुमने इतला दे दी है ना? अब लो, सब्जी लोगे या मैश पोटैटो? नहीं, तुम खाओ, मैं अपना ऑर्डर मंगाता हूँ। उसने उंगली के इशारे से वेटर को बुलाया, फिर सिकंदर को देखा जो अपना स्टीक खाने लगा। दिल में बातें रखना कभी कभार आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है, ये आदत मैंने तुमसे सीखी है। उसकी बात पे हदाद एकदम चौंक गया। सिकंदर का अंदाज और बात दोनों ही अजीब था। जी सर। हदाद वेटर की तरफ मतवज्जा हुआ। जोहा अपना बैग पकड़े ऊपर बैनर को पढ़कर खुद से कुछ बुड़बुड़ाने लगी। हदाद सर ने यही नाम बताया था या मैं गलत जगह आ गई हूँ? फ़ोन करूँ उन्हें? मगर मैं पागल लगूंगी। जोहा फोकस। वो अंदर जाने की कोशिश करने लगी, फिर एकदम पीछे हुई। मैं कैसे कर सकूंगी? उसने लब जोर से दबाए और अपना सर झुका लिया। ग्रैनी लाना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम चेक कर रही थी जब उन्हें महसूस हुआ कि सामने दरवाजे पे कोई मौजूद है। जब उन्होंने अपनी ऐनक नीचे की तो उनका शक दुरुस्त निकला। वो अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और काउंटर से बाहर निकलकर दरवाज़ा खोलने लगी। जोहा जो कदम अंदर बढ़ने के लिए बढ़ाए ही थे कि उस बुजुर्ग खातून को देखकर तेजी से ऐसे पीछे हुई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। यस डियर, आपको कोई काम था मुझसे? उन्होंने जर्मन जबान में जोहा से पूछा। जोहा ने नफी में सर हिलाया और उसी पल तेजी से सर अस्पात में हिलाया। ग्रैनी लाना एकदम ताज्जुब से देखने लगी। वो मुझे मिसेस स्काई से मिलना था। उसने उन्हीं की ज़बान में जवाब बमुश्किल से दिया। ग्रैनी लाना उसे सर तपा देखने लगी। सब्ज रंग की लाइट जैकेट और ब्लू जीन्स में वो लड़की उन्हें बख्त की उम्र की लगी। मिसेस स्काई मैं ही हूँ, मुझे सब ग्रैनी लाना बुलाते हैं। तुम्हें मेक ड्रीमी ने भेजा है? नहीं, मुझे सर हदाद डॉक्टर हदाद अजीम ने भेजा है। ग्रैनी लाना ने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, हाँ वही, आओ बैठो। तुम्हारा नाम जोहा है ना? तुम्हारा नाम जवा है ना? जी जोहा। उसे उस बूढ़ी औरत की नर्म दिली पे ज़रा सहारा मिला और अंदर दाखिल हुई। ठंड है आज, ऊपर से मौसम खराब, तो मैंने दरवाज़ा बंद रखा। आओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी। सॉरी, मैं लेट हो गई। ओ माई चाइल्ड, डोंट बी सिली। वैसे पैदल आई हो इस मौसम में? नहीं, बस में आई थी और 5 मिनट यहाँ पैदल चलकर। आप बताएं, सर कह रहे थे आपको यहाँ काम के लिए कोई बंदा चाहिए? हाँ बच्ची, मुझे 2 घंटे के लिए अपने सेशन के लिए जाना होता है। दरअसल मेरे घुटने का 5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपिस्ट से रोज़ाना चेकअप का कहा। इसके बाद 1 घंटा मैं अपनी सहेली रूबी के पास जाती हूँ। बाकी के औकात मेरे पोते और मेक ड्रीमी की बीवी बख्त देखते हैं, मगर वो भी आजकल मसरूफ़ हैं। बच्चे के मेहमान आए हुए हैं और मेरे पोतों के एग्ज़ाम्स के साथ उनके फुटबॉल का भी टाइम होता है। अरे तुम्हें खड़ा कर दिया, बैठो, क्या लोगी? वैसे जो जी करे ले लो, मेरे पीठ पीछे नहीं लेने दूंगी। उन्होंने आखिरी बात मजाक में कही, मगर जोहा घबरा गई। नहीं, आप यकीन करें, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ग्रैनी लाना फ्रिज की तरफ उसके लिए पेप्सी का कैन निकालने लगी तो एकदम रुक गई। ओ बच्चे, मैं मजाक कर रही थी। आओ बैठो, काम समझाने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जैकेट उतार दो। वो पहले कंफ्यूज सी होकर उन्हें देखने लगी, फिर सर हिलाकर बैठी, मगर जैकेट नहीं उतारी। वो जैसे ही बैठी थी, कोई अंदर दाखिल हुआ तो एकदम किसी बड़े वजूद को महसूस करके वो पीछे होने लगी, तो उसने देखा वो शख्स खुद भी पीछे हो गया। गुड इवनिंग, ग्रैनी लाना ने जावेद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। यह लड़का उनकी दुकान पे पहले भी आया था। गुड इवनिंग। भारी भरकम आवाज़ सुनकर वो मुड़ी तो एकदम उसके तासुरात अजीब हो गए। वो तेज़ी से ग्रैनी लाना के करीब हुई। जावेद ने उसे देखा तो चौंक गया। आपने इन्हें कहीं आसपास देखा है या वो इस दुकान में आए हों? उसने फ़ोन खोल कर एक आदमी की तस्वीर दिखाई। नो, मगर ये तो बख्त के अंकल हैं। ये उनकी तस्वीर आपके पास क्या कर रही है? आप इन्हें जानती हैं और आप बख्त मैडम को भी जानती हैं? उसकी आंखों में हैरत आ गई। जोहा उसके चेहरे को देखने लगी, लेकिन जावेद की नज़र पड़ते ही वो रैक्स को देखने लगी। मेरी ज़बान को क्या हो गया। बख्त मेरी दोस्त है और डॉक्टर हदाद अजीम उसका शौहर बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। आप क्या लगते हो उनके? मैं उनका जानने वाला हूँ। आप बताएं, आपने इन्हें देख? उसका फ़ोन बेल पे उसकी अधूरी बात रह गई। उसने देखा रिमशा का फ़ोन था। उसने फ़ोन कान से लगाया। जी मैम। जी ठीक है, चलो शुक्र है, मैं आता हूँ। जी वो मिल गए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ओह, कहीं गायब हो गया था? नहीं, बस फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसीलिए सब परेशान हो गए। चलता हूँ। अरे बेटा, आपका नाम क्या है? वो जाने लगा जब वो रुक कर जोहा को देखने लगा।
جو ذرا سا مڑ کر سوس کی بوتل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جاوید نام ہے میرا۔ جائد؟ گرینی لانا کی بات پر نہ جانے کیوں زوہا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ جاوید ان کو درست کرنا چاہتا تھا مگر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس سوس کی بوتل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ پہ غور کرتا اپنی نظریں پھیر چکا تھا اور سر ہلا کر چل پڑا۔ زوہا اس کے جاتے ہی پیچھے اس کی پشت دیکھنے لگی تو ایک دم اس کی سوچ کہیں عجیب دنیا میں چلی گئی۔ بختاور تیزی سے اٹھی۔ وہ بالکل پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ ماما، ماما کہاں ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو ان میں خون نہیں تھا۔ اس کو ابکائی جیسی فیلنگ محسوس ہوئی۔ ماما، ماما، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر اٹھی اور تیزی سے واش روم گئی۔ 10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی تو کافی نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ اسے باہر سکندر کی آواز آئی تو تیزی سے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ کمرے سے نکلی۔ رے یار، میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا، جلدی سے تیار ہو، میں ٹکٹس لے آیا ہوں۔ حتیٰ جیسے ہی آتا ہے ہم سب نکلیں گے۔ اور بخت کہاں ہے؟ سکندر جیسے ہی اوپر پہنچا بخت نے اسی وقت دروازہ کھولا۔ سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماما، ماما۔ بخت ہچکی لیتے ہوئے سیدھا جا کر سکندر سے لپٹ گئی۔ بخت کیا ہوا ہے؟ پیچھے سے رمشا کی آواز آئی۔ سکندر نے بخت کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا بچے؟ ماما آپ زندہ ہیں؟ ماما پلیز کہیں مت جائیے گا۔ سن لیا آپ نے، میری نہ صحیح تو اس ننھی سی جان کا سوچ لیتے، بس میرا بچہ، یہ آدمی کبھی تو خیال کر لے۔ رمشا ان کے پاس پہنچ کر بخت کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بول کر سکندر کو گھورنے لگی مگر سکندر پریشان ہو گیا۔ بخت میرا بچہ، رو کیوں رہی ہو؟ سکندر نے اسے مزید اپنے ساتھ لگایا اور ہمیشہ کی طرح اس کے سر پہ پیار کیا مگر بخت سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس کانپتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ بختاور، سکندر نے اسے خاموش رہنے اور نیچے جانے کا اشارہ کیا مگر سکندر، بخت، بختہ میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ رمشا بھی بہت پریشان ہو گئی۔ جاؤ رے، میں دیکھ لوں گا، آؤ کمرے میں چلیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، آؤ۔ وہ بولتے ہوئے اس کو کمرے میں لایا اور اسے بٹھانا چاہا مگر بخت نے روتے ہوئے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ سکندر نے چونک کر اس کا انداز دیکھا۔ کہیں پھر میرے حوالے سے خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ وہ سمجھ گیا جب سے بخت سکندر کے حملے کے بعد ٹراما میں گئی تھی اسی وقت سے بختاور کو نائٹ میئر آتے تھے جس میں سکندر کا خون میں لت پت وجود، رمشا کا چیخنا چلانا اور آگے سے وہ وحشت کے مارے اٹھ جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی گئی تو اس کے خواب کم ہو گئے اور حداد سے شادی کے بعد تو خواب نہ ہونے کے برابر ہو گئے مگر آج پتہ نہیں کیوں یہ خواب اس نے دیکھا۔ ماما وہ آپ کو مار رہا تھا اور میں کھڑی کچھ نہ کر سکی۔ ماما مجھے آپ بلا رہے تھے مگر میری ٹانگیں، وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ماما آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی ماما، ادھر دیکھو میرا بختہ، ماں کو دیکھو، ماما کو دیکھو۔ سکندر نے اس کو الگ کر کے اسے اپنی طرف کیا اور اس کے گال تھامے۔ ایک بات میری دھیان سے سن لو بخت، تمہیں ہر کوئی چھوڑ سکتا ہے لیکن بخت کا ماما اپنی بچی کو کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گا، سمجھ میں آئی بات؟ اس نے بخت کے آنسو صاف کیے جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ وعدہ ماما؟ بخت کو ایک دم سکندر کی شکل کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ بھاں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ سکندر نے اسے گھورا۔ ماما بھاں پہ ہے مگر زندگی پہ نہیں۔ توبہ ہے یار، وہمی لوگ اکٹھے کیے ہیں۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو، زیورک کا رینیول کھلا ہے، 8 بجے شروع ہونے والا ہے۔ کل میں نے آسٹریلیا چلے جانا ہے، 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا۔ کیوں ماما آپ؟ کام سے جا رہا ہوں۔ چلو جلدی تیار ہو جاؤ، میں ذرا اپنی بیگم کو چیک کر کے آؤں۔ اور یہ رونا دھونا بند کرو، میری بیٹی روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ شیر کو کوئی مار سکتا ہے؟ پاگل ہو تم پوری۔ اس کا گال تھپک کر وہ چل پڑا۔ بخت منہ پہ ہاتھ رکھ کر بیڈ پہ بیٹھی۔ یا اللہ شکر ماما زندہ ہیں، نہ ہوتے تو کہاں جاتی وہ۔ اس نے مڑ کر اپنی اور حداد کی تصویر دیکھی۔ آپ دونوں میری ضرورت ہیں، آپ دونوں کے بنا میں بالکل ادھوری اور اکیلی ہوں۔ حداد نے لیپ ٹاپ کو زور سے ہاتھ مارا۔ اس USB میں رمشا اور اس کی تصویروں کے علاوہ اسے کچھ اور مل نہیں سکا۔ یہ تو اس کی اہم USB تھی، اس میں کیوں کچھ نہیں ہے؟ اس نے لب زور سے دبائے اور صبح کا واقعہ سوچا جب سکندر نے اس کو کچھ بتایا تھا جس سے وہ الرٹ ہو گیا، اور جو بات اس نے فون پہ سنی تو اس سے مزید ہوشیار ہو گیا کہ سکندر کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ اوپر سے پتہ نہیں اس کو خبر کس نے کر دی کہ میگن کو کسی نے نکال دیا ہے، اور جس طرح وہ آرام سے بتا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اسے پہلے سے معلوم ہو گیا ہے، اور یہی چیز حداد کو گھبرانے پہ مجبور کر گئی۔ USB نکال کے اس نے لیپ ٹاپ سیٹ کیا، پیچھے رکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ صبح کے واقعے کو سوچنے لگا۔ بختاور حداد کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مدد کر رہی تھی، سکندر جاگنگ کرنے گیا ہوا تھا اور رمشا ارہا کو بات دے رہی تھی۔ حداد انڈے کتنے ڈالنے ہیں؟ حداد
सॉसेजेस बना रहा था, एकदम वक्त को देखते हुए बोला, बताया तो है कि 3, क्या 5 मिनट पहले की बात भी भूल जाती हो? बख्तावर ने कंधे उचकाए। जाहिर है बहुत सी चीज़ें जहन में होती हैं जो हर चीज़ भुलाने पे मजबूर कर देती हैं। उसने अंडे को तोड़ना चाहा तो अंडा बाउल के अंदर जाने की बजाय सारा उसके हाथों में गिर गया। हदाद ने उसे देखा। वक्त ने नाक चढ़ाते हुए कहा, क्या अंडा ही था? और भी पड़े हैं जो मुफ्त के हरगिज़ नहीं है डियर वाइफ। अंडा तोड़ने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, ऐसे तो हाथ में ही आ जाता। उफ, यक, इसकी स्मेल भी बड़ी अजीब है। अंडों से जैस्मीन जैसी महक आने से तो रही वक्त, और हाँ वाकई बड़ा मुश्किल काम है अंडा तोड़ना। इसको तोड़ने के लिए बड़ी सी मशीन चाहिए भाई। उसने आखिरी बात पे वक्त को छेड़ा। वक्त ने उसे नज़रअंदाज किया। वो अब दूसरा अंडा उठाने लगी तो हदाद ने उससे लेके उसके सर पे ज़रा सा मारते हुए फिर अंगूठे की मदद से खोल कर उसने बाउल में बड़े आराम से डाला। हाँ, ये बेहतरीन मशीन है, कभी आजमा के देखी है? उसने छिलका डस्टबिन में फेंक कर सॉसेजेस निकाले। वक्त ने उसे देखा, फिर उसके चेहरे पे शरारत भरी मुस्कान आई। उसने अंडा लिया और हदाद के सर पे मारना चाहा। हदाद ने उसी वक्त उसकी चालाकी जानकर अंडा उसके सर पे मारा। नॉट वेरी स्मार्ट वाइफ। हदाद खुलकर मुस्कुराते हुए हंसा। वक्त ने मुंह खोलकर अपने सर पे हाथ रखा तो दांत पीस के उसने 2 अंडे उठाए और हदाद पे फेंके। एक हदाद की थोड़ी पे जाके लगा और दूसरा कैच करने पे उसके हाथों में टूट गए। बख्तावर खिलखिला के हंस पड़ी। कैसा लगा अंडों वाला मास्क हस्बैंड? मुंह पे मलने में मदद कर दूं? हो सकता है आप मामा की तरह गोरे हो जाएं। हदाद ने उसकी कमर पकड़ी और अपनी तरफ खींचकर हाथों में मौजूद टूटा हुआ अंडा उसके सर पे मला। तुम्हारे बाल बड़े बदबूदार हैं चूहिया, आओ इनमें चमक और खुशबू ले आऊं। हदाद छोड़े मुझे, गॉड डिस्गस्टिंग। उसने जोर से मुक्का हदाद के सीने पे मारा, मगर हदाद अपने हाथ साफ करने में कामयाब हो गया। हाँ अब ठीक है, और लो पंगे मुझसे। वक्त ने अपने बाल पीछे किया और उसके सीने पे जोर से हाथ मारा। ये चीज़ें एक दूसरे पे फेंकने का रवाज हम कब ख़त्म करेंगे? जब तुम इंसान की बच्ची बनोगी। हदाद ने टिश्यू से हाथ और थोड़ी साफ करते हुए कहा। वक्त मैदे का बाउल उठाने लगी तो उसी वक्त हदाद ने उसकी कलाई पकड़कर घुमाते हुए उसे फ्रिज के साथ लगाया। वक्त ने अपने नाक पे हाथ रखा और उसे पुश किया, मगर हदाद मज़ीद करीब हो गया। अच्छा लग रहा हूँ ना? वो शरारत से हंसा। वक्त ने अपनी आंखें घुमाई। वैसे तुम जर्दी और छिलकों में गजब ढा रही हो। इतनी प्यारी तो दुल्हन बनकर नहीं लगी थी जितनी अब लग रही हो। मैंने ये जर्दी जब आपकी सलामत आंख में घुसानी है ना, तब पूछूंगी कि मैं कितनी हसीन लग रही हूँ। हदाद उसके बंद मुंह से बात समझ गया था, तब भी उसके कानों के करीब होकर बोला, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, ज़रा अब बताना। उसकी गर्म सांसें उसके कानों की लो और गर्दन पे पड़ी, जिसकी बिना पर वक्त पीछे हुई। बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? ये क्या हो रहा है? सिकंदर के दबंग लहजे पे हदाद ने चिढ़ते हुए वक्त को खुद से अलहदा किया और मुड़कर उसको देखा, जो तुंद से अपनी शानदार पर्सनालिटी से उसे घूर रहा था, जैसे वो अपनी बीवी के साथ नहीं किसी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया हो। ये जो भी हो रहा है, तुम्हें कोई एतराज है? हदाद की बात पर वक्त ने उसे घूरा। सिकंदर ने उन दोनों के हुलिये को देखा तो एकदम ताज्जुब से उन्हें देखने लगा। ये रोमांस करते हुए एक दूसरे पे चीज़ें फेंकते हुए क्यों पाए जाते हैं? वो बोला कुछ नहीं। मामा शुक्र है आप आ गए, वरना ये इरहा के नाना अब्बू मुझे छेड़ रहे थे। नाना होगा तुम्हारा मामा, हदाद बिगड़ते हुए बोला। सिकंदर ने उसे बहा वाली नजरों से देखा। अपने जज्बात पे काबू रखा करो मियाँ। बख्तावर, ये अंडा बालों में क्यों लगाया हुआ है? वक्त बोलने लगी। हदाद ने उसकी बात काटी। नहीं, एक मिनट, ये बात कर कौन रहा है? पहले अपनी हरकतों पे तुम क्यों नहीं काबू रखते? ये बात मैं भी कहूँ, और इस वक्त तुम मेरे घर में हो, तुम्हारा हुक्म पाकिस्तान में चलता होगा, यहाँ नहीं। सिकंदर मुस्कुराया। बड़ी कातिलाना मुस्कुराहट थी। सिकंदर नाम है मेरा। अपना नक्श किसी तख्त की तरह जगह जगह छोड़ता हूँ। जहाँ भी कदम रखता हूँ वो जगह मेरी सल्तनत बन जाती है। मेरा हुक्म कोई ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हदाद मियाँ, ये जगह तुम्हारी हो या किसी और की, जहाँ सिकंदर आ जाता है वहाँ सारी बात ही खत्म हो जाती है। छा गए मामा। वो हमसे गलती से अंडे टूट गए थे तो इनको संभालते हुए हमारे बालों और चेहरों पे लग गए। उसे समझ नहीं आई कि कैसे मामा को समझाती। उसका चेहरा भी सुर्ख हो गया था। मैं ज़रा हुलिया दुरुस्त करके आई। मामा के सामने पता नहीं क्यों उसे शर्म आ जाती थी। सिकंदर ने उसे जाते हुए देखा, फिर बोला, वैसे अच्छा खेल खेलते हो मेरी भांजी के साथ। उसका लहजा बड़ा हल्का हो गया। हदाद ने उसे घूरा, मगर मुस्कुरा उठा। क्या करूं, अब उसके बाप ने सीधा बच्ची पकड़ा दी है तो खेलने के सिवा क्या कर सकता हूँ? सिकंदर हंसते हुए सर हिलाने लगा। थैंक यू। हदाद ने चौंक कर उसे देखा।
اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی خوشی کے لیے تھینک یو کہہ رہا ہوں۔ حداد نے سر جھٹکا۔ ہاں، دوسرے کا سکون چھین کر اس نے تو خوش ہی ہونا ہے۔ کیا پیو گے؟ فی الحال تو سپرے مارو انڈے کی سمیل سے عجیب فیلنگ آ رہی ہے۔ میں شاور لے کے آتا ہوں، یہ آدھا ناشتہ تیار ہے۔ ویسے رکو، ایک بات بتانی تھی۔ حداد اس کی بات پہ رک گیا۔ ہاں بولو۔ سکندر نے پانی کی بوتل کاؤنٹر سے اٹھائی اور پانی گلاس میں ڈالا۔ میرے ایک قیدی کو روس کی جیل سے کسی نے میرا نام لے کر نکالا ہے۔ حداد ایک دم ساکت ہو گیا۔ حداد کے قدم ٹھہر سے گئے۔ اس نے مڑ کر سکندر کو دیکھا جو پانی کے گلاس کو پی کر رکھتے ہوئے بنا تاثر کے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی بڑی بات وہ اتنی آرام سے کیسے بتا رہا تھا؟ او مائی گاڈ، وہی روس والا جیل نا، جہاں تم پاکستان میں کچھ مجرموں کو بھیج کر انہیں ٹارچر کرتے تھے؟ سکندر نے کاؤنٹر پہ اپنی کوہنی رکھتے ہوئے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بالکل، اور وہاں سے ایک لڑکی کو آزاد کیا گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کس نے آزاد کیا ہے؟ سکندر الٹے دماغ والا آدمی تھا، عجیب سوال کر کے اگلے کے منہ سے بات نکالتا تھا۔ حداد یہ سب پہلے سے دیکھ چکا تھا۔ جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص وہ چیز نوٹس نہیں کرے گا، وہی چیز سکندر حدید کی تیز نظروں کے حصار میں ہوتی تھی۔ رمشا نے ایک دفعہ بتایا کہ بختاور نے کہیں سے بھی کسی کو بھنک نہیں لگنے دی تھی کہ وہ حداد سے محبت کرتی ہے۔ ابھی وہ اپنی اس محبت کو خود سے اعتراف نہیں کر سکی تھی اور سکندر نے اس کے اندر پلتی ہوئی محبت کو جان لیا تھا۔ اسے لازمی ٹیلی پیتھی آتی ہوگی۔ تم کہیں اس لڑکی کی تو نہیں بات کر رہے جس نے رمشا کو مارنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تم پہ حملہ کیا تھا؟ اس نے بڑی ہی تیزی سے اسے کہا۔ سکندر کی آنکھوں میں وہ در آنے والی حیرت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے وہ بالکل نہیں ملا، بلکہ اس کے تاثرات بالکل سادے تھے۔ پھر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میگن براڈ کی بیٹی، حداد نے ایک دم ذرا سی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیسے؟ تمہارے تو اتنے سیکیورٹی گارڈز تھے، اور کب ہوا یہ واقعہ؟ وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ حداد کو اس کے سکون سے الجھن ہو رہی تھی۔ کچھ دن پہلے، میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں، رے اور ارو کو سنبھال لینا۔ وہ سیدھے ہوتے ہوئے اسے بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو سکندر؟ وہ میری بھی کچھ لگتی ہے۔ بے فکر رہو، مگر ایک بات پوچھوں، اتنے ریلیکس کیوں ہو؟ اور روس کی بجائے تم آسٹریلیا جا رہے ہو؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اب سکندر مسکرایا، بالکل بھا والی مسکراہٹ تھی۔ اچھا ہے نا، ذرا باہر کی ہوا کھا لے بیچاری، اتنے عرصے سے میں نے قید کیا تھا، اتنا تو حق بنتا ہے نا اس کا۔ حداد مزید الجھ گیا۔ جب وہ پرسکون ہوتا تھا تو اچھے سگنلز نہیں ملتے تھے۔ تم تو ایسے بتا رہے ہو جیسے تم اسے واپس قید میں لے آؤ گے۔ کیا ارادے ہیں بھائی؟ سکندر گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی طرف آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بتاؤں گا بعد میں، فی الحال تمہیں اطلاع دینی تھی، متوجہ رہنا، اس خبر کو کوئی ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے، خبردار رہنا۔ حداد نے سر اسبات میں ہلایا۔ سکندر جانے لگا تو ایک دم رکا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے قانون میں چیٹ کرنے کی کیا سزا ہے؟ حداد اس کی بات پہ چونک اٹھا۔ تو یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں تو بخت کے ساتھ بڑا لائل ہوں۔ سکندر آج بہت عجیب باتیں کر رہا تھا۔ کچھ تو ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ چیٹنگ بیوی کے ساتھ کی جائے، دیگر رشتوں کو بھی انسان اپنے مفاد کے لیے چیٹ کرتا ہے، ویسے ہی بتا رہا تھا۔ گڈ ٹو نو۔ پپا، ارہا بالکل تیار ہو کر نیچے سیڑھیوں سے جھک کر اترتے ہوئے سکندر کو آوازیں دینے لگی۔ جی پاپا کی جان، سکندر چہک کر کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آیا۔ حداد نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے فوراً فون نکالا اور کچن کے دروازے کو کھول کر بیک یارڈ میں آیا۔ ہاں، ہرکیولس بول رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اسے شک ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی، جب سے ہم یہاں آئے ہیں آپ بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرنے لگے ہیں۔ سکندر رمشا کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اپنی اسکائی بلو شرٹ کے کف لنکس ٹھیک کرنے لگا۔ ایک دم اس کی بات پہ چونکا۔ جو بلیک جینز کے اوپر شفون کی ڈریس شرٹ میں ملبوس اپنے اسٹریٹ ہوئے بالوں پہ برش مارتی اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے ابرو اوپر کرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے آئینے میں دیکھ کر کہا، کیوں زیادہ شریف بن گیا ہوں؟ یہ بات کھٹک رہی ہے میری رے کو؟ رمشا کو گھوری میں کافی کمی آئی اور اس نے سکندر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی پیشانی اس کے کندھے پہ ٹکاتے ہوئے کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ مجھے کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا اور تیار ہونے کا کہہ کر اوپر چل پڑے۔ شیرو سب ٹھیک ہے نا؟ پاکستان سے کوئی خبر تو نہیں آئی؟ لاکھ وہ اپنے تاثرات سب سے چھپا لیتا، مگر جب وہ پریشان ہوتا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ رے کو کچھ محسوس نہ ہو۔ سکندر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھ پہ اپنے لب رکھے۔ آج میری ملاقات انیکا سے ہوئی، اس نے بے حد آہستگی سے کہتے ہوئے رمشا کی پیشانی چومی۔
रिमशा ने एकदम चौंक कर पूरी तरह घूमते हुए अपने दोनों हाथ सिकंदर के बाजुओं पर रखे और उसे देखा जो उसे देख नहीं रहा था। उसने एक हाथ से सिकंदर के बाजू को सहलाते हुए कहा, अच्छा वो कहाँ से मिल गई आपको? सिकंदर ने उसे मज़ीद अपने करीब करते हुए देखा और कंधे उचकाए। बस किस्मत ने मुझे एक खबर देनी थी, इसलिए हमारी मुलाकात हुई। रिमशा ने उसके दोनों गाल थामे और सिकंदर के बिल्कुल करीब हुई। सब ठीक तो है ना दाऊद? उसकी फिक्र पे सिकंदर को बेहद प्यार आया। झुककर उसके होंठों को छूते हुए उसने उसे हंसकर बताया कि वो बिल आखिर दुनिया की नज़रों में यतीम हो गया है। रिमशा की आंखें एकदम झटके से फैल गईं। सिकंदर ने उसके हाथ को अपने गाल से हटाकर थामते हुए उसे होले से दबाया। 10 महीने हो गए हैं रे इस बात को, अब माजरत ज़्यादा नज़रों से मुझे मत देखना। रिमशा की थोड़ी जज्बात के तहत कांपने लगी। दाऊद, उसकी आवाज़ में सिकंदर ने नमी सी महसूस की। सिकंदर ने उसे आंखें दिखाईं। रे नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे आगे सिकंदर उसे प्यार से डांटता रिमशा ने उसकी गर्दन में अपने बाजू डालकर उसे ज़ोर से भींच लिया। आई एम सॉरी दाऊद, आई एम सॉरी। सिकंदर कह रहा था उसे किसी किस्म की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मगर रे के इस तरह गले लगाने पे उसे एहसास हुआ कि हाँ, उसे इस चीज़ की तलाश थी जो सुबह से लेकर शाम तक की पलती बेचैनी को दूर कर चुकी थी। अब वो खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। रिमशा रो कर उसकी गर्दन और चेहरे पे अपनी मोहब्बत का सबूत दे रही थी और सिकंदर उसकी पीठ को होले से थपक कर आहिस्तगी से उसके कानों में कह रहा था, रे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई खुशगवार पल मेरा उनके दरमियान नहीं रहा जिसको याद करके मैं ये गम मनाता। मगर वो आपके अब्बू थे दाऊद, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको बेशक आपकी ज़रूरत ना हो, मगर आपको थी। आपके दिल में उनके लिए खोट नहीं था। सिकंदर ने उसे ज़ोर से ऊंचा करते हुए उसे होले से घुमाकर कहा, तौबा, सुसर के लिए इतना रोया जा रहा है, अब मुझे जेलसी हो रही है। रिमशा ने उसके कंधे पे होले से मुक्का मारा। मैं उनके लिए नहीं, आपके लिए रो रही हूँ। उसने पीछे होते हुए अपनी लाल होती नाक पे हाथ की पुश्त फेरी। सिकंदर ने मसनूई उलझन से कहा, तौबा कितनी बच्ची हो, कभी कभार तो लगता ही नहीं है कि तुम तकरीबन 2 साल की बच्ची की माँ हो। रिमशा नम आँखों और गीले गालों से मुस्कुराई। उसने उंगली की पोरों से सिकंदर की दाढ़ी को छुआ। मुझे एक प्यारे शख्स ने कभी महसूस होने ही नहीं दिया कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। सिकंदर ने उसकी नम आंखों में आंखें डाले, उसे नरमी से देखा, फिर अपने खुश्क होंठों पे ज़बान फेरते हुए कहा, आई लव यू रे। रिमशा ने अपनी पेशानी सिकंदर की पेशानी से टिकाते हुए कहा, आई लव यू टू दाऊद। एकदम दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई, जैसे किसी ने अपने छोटे हाथ दरवाजे पे मारे हों। पापा, पापा, ओपी, मी अरू, मी कम। कभी कभी तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं खुद भी एक बच्ची का बाप हूँ और आप दुनिया के सबसे अच्छे और बेहतरीन बाप हैं। अरू बहुत लकी है कि आप उसके पापा हैं। सिकंदर ने मुस्कुराकर रिमशा को छोड़ा और दरवाज़ा खोलकर अपनी बेटी को देखा, जिसने एकदम पापा को देखकर अपनी गन को थाम लिया। सिकंदर साइड पे होकर अपने फ्यूचर की कापू रिमशा को दिखाने लगा। आ गई माफिया प्रिंसेस। हैन अब पापा। ओह, अरू मैडम बाप की तरह सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करती थी। हाथ ऊपर पापा। रिमशा मुंह पे हाथ रखे अपनी गुड़िया को देखने लगी, जिसको लड़की की बजाय एक गुंडी बनने का शौक था। ये कहाँ से ले आई इतनी चीज़ें? अब तो हमें किसी गार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेड मैन है ना, मेरी हिफाजत के लिए। सिकंदर ने अपनी बीवी से नज़रें हटाते हुए इरहा को देखा, जो बार बार अपनी फिसलती ऐनक को पीछे करके बोली, मी किल यू पापा। यू किल मी अरू। सिकंदर हंसते हुए एकदम पीछे होते हुए बोला, नो पापा, मी किल यू। भाई इरहा सही लफ्ज़ बोल रही है, आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ओके समझ गया, किल। इरहा मुझे मारने आई है। पापा डाई। इरहा ने गन सिकंदर की तरफ पॉइंट की। सिकंदर ने मस्तूई डर से हाथ ऊपर किए। यार सॉरी, माफ़ कर दें। नो पापा। टुश टुश। इरहा अपनी गन पकड़े आंखों पे फिसलती ऐनक को पीछे करते हुए बोली, पापा डाई। अरू नो, ऐसे नहीं कहते। रिमशा जो हंसकर अपना लॉन्ग कोट निकालने लगी थी, उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाने लगी, मगर इरहा माँ की बात को इग्नोर किए ट्रिगर को दबाते हुए आवाज़ें निकालने लगी। आउच। सिकंदर ने दर्द से कोहराते हुए पेट पकड़कर नीचे गिर गया। जालिम अरू, यू हर्ट मी। पापा, यू नो हर्ट, नो ब्लड। ब्लड पापा, हर्ट। दरअसल इरहा कहना चाह रही थी कि सिकंदर को तो खून नहीं निकला, तो सिकंदर कैसे हर्ट हुआ? ये आपकी बेटी है कापू साहब, इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सिकंदर ने पेट पकड़े एकदम तेज़ी से इरहा को अपनी तरफ खींचते हुए उसे गुदगुदाया और उसे गाल पे प्यार करते हुए कहा, पापा को मारेगी अरू? हाँ अरू, बैड गर्ल। हाँ ना ना पापा, मी हेल्प, मी हेल्प।
ارو ڈینجی، توبہ یہ لڑکی کہاں سے اتنے لفظ سیکھتی تھی؟ رے کہیں تم میرے پیٹھ پیچھے اسے چھپ کے کلاسز تو نہیں دے رہی؟ آپ سے فرصت ملے مجھے تو اسے کچھ سکھاؤں۔ ہاں، بختہ آپا اور نانا موموا سے آج کل خوب نئے نئے لفظ سیکھ رہی تھی۔ نانا کتا۔ ارہا کی نظر ایک دم ٹی وی اسکرین پہ آتے کتے پہ گئی تو ایک دم چہک کر اس نے اپنی اینک کو پکڑتے ہوئے حداد کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا۔ سکندر نے ایک دم آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا۔ یہ حداد کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیسے لفظ سکھا رہے ہیں دونوں؟ بختاور؟ سکندر نے اونچی آواز میں بخت کو بلایا۔ اللہ اللہ داؤد، ٹی وی پہ ارو نے ڈاگی دیکھا ہے اسی لیے ایسے بولا ہے اس نے۔ نو ممی نو ڈاگی۔ کتا ممی، می ڈاگی، می وانٹ ڈاگی۔ کتا بہت اسٹرانگ ورڈ ہے رے، ارہا ہرگز بڑوں والی زبان نہیں اپنائے گی۔ ارو اب آپ کتا نہیں بولو گی۔ کتا، آپ اپنی زبان پہ غور کیجئے گا داؤد، یہ آپ کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ کو بگڑتی ہے۔ کل یہ بڑے ماموں کی تصویر کو دیکھ کر مالی بلانے لگی۔ ایلیکس نے اسے کچھ کہا تو کہنے لگی آنکھی پھوڑ ڈالوں، مطلب آنکھیں پھوڑ ڈالوں گی۔ سکندر نے آنکھیں پھیلا کے ارو کو دیکھا جو اینک منہ میں ڈال رہی تھی۔ مگر میں نے اس کے سامنے ممکن حد تک کوشش کی کہ میں سخت الفاظ استعمال نہ کروں۔ رے تم مجھے ڈرا رہی ہو، ارو میری نقل نہیں کرو گی۔ نو ٹاک لائک می، بریکٹ میری طرح نہیں بولو گی آپ۔ نو پاپا، می بھا، می جونی بھا۔ یہ آج اس نے کیا کھا پی لیا تھا کہ اتنا زیادہ بولنے لگی تھی؟ کیا ہوا ماما، آپ چلا کیوں رہے ہیں؟ بخت فوراً ان کے کمرے میں آئی، ہاتھوں میں مسکارا پکڑے، وہ ریڈ شرٹ اور ڈارک جینز میں ملبوس، بالوں کی اونچی پونی بنائے بالکل تیار دکھائی دے رہی تھی۔ بس پھر سکندر کے 2 منٹ کے لیکچر ہوئے۔ بخت نے ماما کو کہا کہ اس کی باتیں انجوائے اور نظر انداز کریں، اور اسی وقت حداد بھی آ گیا اور انہیں چلنے کا کہا۔ ارہا نانا کو دیکھ کر چہک پڑی۔ موموا نانا۔ ایک تو بخت نے بڑی کوشش کر کے اسے کہا تھا کہ اسے موموا بلاؤ، نانا نہیں۔ اس نے موموا کا لفظ تو پکڑ لیا مگر نانا کا خطاب حداد کے لیے ہٹا نہیں تھا۔ یہ میری گاڑی میں جا رہی ہے، تم لوگ آ جانا۔ سکندر نے سر اسپات میں ہلایا اور وہ بھی اپنا کوٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر ان کے پیچھے گیا۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.